हमारा मेन कैरेक्टर एक नई दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है। जब वो अपना हाथ देखता है तो पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसकी मेड ने उसे आवाज दी, लॉर्ड वैन, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? वैन बोलता है कि वो बाहर का दृश्य देख रहा है। कि मेड हैरान होकर कहती है, लॉर्ड वैन, आप इतने मुश्किल शब्द कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ अभी 2 साल के हैं। वैन ये सुनते ही हैरान हो जाता है। वो सिर्फ 2 साल का था, लेकिन उसके पास उसके पिछले जन्म की सारी यादें थी। तब उसे समझ में आता है कि ये वही दुनिया है जो वो कहानियों में सुनता था। फिर वैन कंफर्म करता है कि उसका नाम वैन नी फोर्टियो है। उसके पापा का नाम मार्कस जेल्पा है और उसके 3 भाई हैं, मार्का, जेड एंड सेस्टो। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैजिक। यहाँ 4 मेन मैजिक एलिमेंट होते हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। और जो लोग अटैक मैजिक यूज कर सकते हैं उन्हें इस दुनिया में सबसे पावरफुल माना जाता है। वैन के फादर और उसके भाइयों के पास भी पावरफुल मैजिक एलिमेंट्स है। इसी वजह से वैन धीरे धीरे इस नई दुनिया के रूल्स और हिस्ट्री को समझने की कोशिश करने लगता है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ मैजिक क्रिस्टल और रेयर जेम्स भी होते हैं, इन्हें मैजिक को स्टोर किया जाता है। इसी बीच एक आदमी आता है जिसका नाम एस्पाडा होता है। वो वैन के फादर का एक खास और ट्रस्टेड आदमी होता है और वही वैन का पर्सनल ट्यूटर बन जाता है। शुरू में वैन को सिर्फ सिंपल मैथ्स ही आता था, लेकिन एस्पाडा के स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन ट्रेनिंग की वजह से बहुत जल्द रीड और राइट करना सीख गया। कुछ ही सालों में वैन 4 साल का हो गया और उसकी ट्रेनिंग और भी इंटेंस और चैलेंजिंग हो गई। अब वैन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी मेट के साथ स्वाट ट्रेनिंग भी शुरू कर चुका था। और सिर्फ 5 साल की एज में ही वैन उन लड़कों को हरा देता था जो सोल्जर बनने की ट्रेनिंग कर ले रहे थे। उसकी प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस भी उसे बहुत हेल्प कर रहा था, इसलिए वहाँ जितने भी बच्चे थे सब कहने लगे कि लॉर्ड वैन एक जीनियस है। एक दिन ट्रेनिंग के बाद वैन आराम कर रहा था, तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम डी होता है। डी वैन को वॉरियर बनने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन वैन मना कर देता है क्योंकि एस्पाडा उसे बहुत ज्यादा पढ़ाता था और वैन का फोकस भी नॉलेज पर था। लेकिन डी के बार बार कहने पर वैन मान जाता है और ये वैन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है और वैन ट्रेनिंग करते करते पूरी तरह थक जाता है। लेकिन फिर भी वैन को लगता है कि इस रिवर्स वाली लाइफ में उसे वो पीस मिल रहा है जो उसके पिछले जन्म में नहीं मिल पाया। लेकिन रोज रोज के सेम रूटीन वैन को थोड़ा थकाने लगता है, इसलिए एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो मार्केट घूमने जाएगा और नॉर्मल बच्चों की तरह एंजॉय करेगा। मार्केट बहुत बड़ा था और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला था। वैन मार्केट में नई नई चीजें देखकर बहुत ही खुश होता है कि उसे इस नई दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलता है। तभी वैन की नजर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर जाती है जो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक बच्चे को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। उनको पता चलता है कि वो आदमी उस बच्चे को बेचने के लिए लाया है। तभी वैन की मेड उसे बताती है कि कभी कभी गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को स्लेव बनाकर बेच देते हैं। ये बात वैन को बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उस बिल्डिंग की ओनर होती है। उसका नाम रुसेलिया था। वैन उसे पूछता है कि मैं इस बच्चे को कैसे खरीद सकता हूँ। रुसेलिया बताती है कि किसी भी इंसान की कीमत उसके मैजिक एट्रीब्यूट पर डिपेंड करती है। वो बच्चा थीफ एट्रीब्यूट का होता है। रुसेलिया कहती है कि इसकी कीमत सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन है। ये बात सुनकर उस बच्चे का फादर उसे बुरी तरह मारने लगता है और उस बच्चे को 5 सिल्वर कॉइन देकर खरीद लेता है। उस बच्चे का नाम कामसीन होता है। वैन उसे कहता है कि तुम अब फ्री हो गए हो, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। लेकिन कामसीन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वैन डिसाइड करता है कि वो उसे अपने साथ रखेगा। तभी रुसेलिया वापस आती है और दोनों के बीच स्लेव और मास्टर का कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। कॉन्ट्रैक्ट होते ही उन दोनों के हाथ पर खतरनाक सा टैटू बन जाता है जो स्लेव और मास्टर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है। उसके बाद वैन और कामसीन उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वैन स्नैक्स खा रहा होता है। तभी वहाँ कामसीन आ जाता है और वो काफी हैंडसम लग रहा था। कामसीन को डी ने भेजा होता है वैन को बुलाने के लिए, लेकिन वैन कामसीन को वापस जाने के लिए बोल देता है। फिर कामसीन डी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मास्टर वैन यहाँ नहीं है। लेकिन डी कामसीन को पकड़ लेता है और उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब वैन 8 साल का हो जाता है और उसका मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला होता है। सब लोग श्योर होते हैं कि वैन को भी पावरफुल फायर मैजिक मिलेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वैन को कोई भी एलिमेंट मैजिक नहीं मिला था। उसे मिलता है प्रोडक्शन मैजिक, और इस दुनिया में प्रोडक्शन मैजिक को सबसे यूजलेस मैजिक माना जाता है। ये सिर्फ चीजें बनाने में काम आता है, फाइट करने में नहीं। इसलिए सब लोग सोचने लगते हैं कि वैन उनके लिए एक सेम बन गया है। वैन के फादर गुस्से में तलवार निकाल लेते हैं और वैन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैन को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। अभी वैन का बड़ा भाई अपने फादर को रोकता है और बोलता है कि इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे एक छोटे से गाँव में भेज सकते हैं, वहाँ उसे उस गाँव का लॉर्ड बना दिया। जैसे भी वहाँ शायद सुविधा नहीं है। वैन के पापा को ये बात ठीक लगती है। फिर वैन वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। फिर वैन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि अब उससे न हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ना ही स्ट्रिक्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जब वैन ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ स्पार्टा आता है और कहता है कि लॉर्ड वैन, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो थोड़ी देर बाद वहाँ डी दिया जाता है और वो भी वैन के साथ जाने का फैसला कर लेता है। वैन ये बात सुनकर थोड़ा दुखी होता है, लेकिन साथ ही खुश भी क्योंकि वहाँ के सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वैन गाँव की तरफ रवाना हो जाता है।
सफर काफी शांत होता है और रास्ते घने जंगल और पहाड़ियों से गुजर रहे होते हैं। वैन को अपनी न्यू पावर यूज करने का मन करता है। वो एक छोटी सी लकड़ी को हाथ में लेता है और अपने पावर को फोकस करता है और वो छोटी सी लकड़ी एक सुंदर सी तलवार में बदल जाती है। ये देखकर कामसीन हैरान हो जाता है और पूछता है, ये प्रोडक्शन मैजिक है ना? वैन हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ, इस मैजिक की मदद से मैं किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता हूँ। फिर वैन कामसिन से कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। सेलिया से कहकर ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को हटवा दूंगा। मगर कामसिन तुरंत बोलता है, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सुनकर वैन थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन तब अचानक से गाड़ी रुक जाती है। सब लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। वैन तुरंत बाहर निकलकर पूछता है, क्या हुआ? तब एक सोल्जर घबराया हुआ बोलता है, लॉर्ड वैन, इस गांव पर अटैक हो गया है। वैन दूर की तरफ देखता है जहाँ से धुआं उठ रहा होता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सिचुएशन सीरियस है। एनिमी लगभग 50 लोग होते हैं और गांव के लोग मुसीबत में होते हैं। वैन अपनी टीम की तरफ देखता है, लेकिन उनकी तरफ से लोग बहुत कम होते हैं। कुछ कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तभी डी आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं अपने लॉर्ड वैन की फर्स्ट टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ूंगा। एक बंदा जो वैन की रक्षा करने के लिए आया होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसका काम सिर्फ वैन को प्रोटेक्ट करना है। इस बात पर डी और उसकी बहस हो जाती है। तभी एस्पाडा आगे बढ़ता है और बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। बोलता है, मैं मैजिक से एक दीवार बना देता हूँ, दुश्मन का ध्यान उधर जाएगा तब हम लोग अटैक कर देंगे। लेकिन वैन किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वैन बोलता है, मैं उन लोगों का ध्यान खुद भटकाने जाऊंगा। सब लोग वैन की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वहाँ हमें 3 एडवेंचरर को दिखाया जाता है जो वैन की रक्षा करने के लिए आए थे। वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि ये काम बहुत रिस्की है। तभी वैन वहां आता है। वैन उनकी तरफ देख कर कहता है, आप लोग बहुत ताकतवर लग रहे हो। वो लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर नोबल्स उनसे इस तरह बात नहीं करते। वो लोग वैन को शुक्रिया कहते हैं। वो लोग प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इस गांव के लोग सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसी वजह से वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी वैन के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। अब बैटल शुरू हो जाती है। प्लान के मुताबिक डी और एडवेंचरर्स दोनों साइड से अटैक कर देते हैं। एनिमीज एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकी टीम में सब स्किल्ड फाइटर्स होते हैं। इसी वजह से वो एक एक करके सभी एनिमीज को हरा देते हैं। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती है। कुछ ही वक्त में सब अटैकर्स हार जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वैन की टीम में से किसी नुकसान नहीं पहुंचता है। ये एक परफेक्ट विक्ट्री होती है। बैटल खत्म होने के बाद वैन और उसके दोस्त गांव के अंदर जाते हैं। वहां का सीन देखकर सब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। गांव बहुत ही छोटा, लोग कमजोर दिख रहे होते हैं, बच्चे भूखे लग रहे होते हैं और घर भी बहुत टूटा हुआ रहता है। ये सब देखकर वैन को समझ आ जाता है कि इस गांव की हालत कितनी खराब है। फिर वैन गांव के लोगों से बात करता है। वैन बोलता है कि अब से मैं इस गांव का न्यू लॉर्ड हूँ। उन्हें लगता है कि ये भी बाकी नोबल्स की तरह सिर्फ वादा कर रहा है। वैन सच बोलता है। वो कहता है, मेरे पास फायर मैजिक जैसा अटैक पावर नहीं है, मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है। ये बात सुनकर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन वैन तुरंत एस्पाडा को बोलता है कि गांव के चारों तरफ मिट्टी की दीवार बना दो, इससे कम से कम गांव कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट रहेगा। थोड़ी देर बाद वैन जंगल में जाता है। वैन वहां से एक लकड़ी उठाता है और उसे प्रोडक्शन मैजिक की मदद से एक क्यूब में बदल देता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। तभी कुछ एडवेंचरर वहां आते हैं। उनमें से एक बंदा उत्सुकता में एक क्यूब पर तलवार से जोर से वार करता है, लेकिन क्यूब को कुछ नहीं होता है। ये देखकर सब एडवेंचरर शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि वैन की प्रोडक्शन मैजिक नॉर्मल मैजिक से बहुत अलग है। फिर वैन उनके लिए अलग अलग तरह के हथियार बनाने लगता है। वो स्वॉर्ड्स बनाता है, एक्स बनाता है और तरह तरह की टूल्स बना देता है। फिर वैन एक कटाना बनाता है। कटाना कामसिन को बहुत ही पसंद आ जाता है, इसलिए वैन वो कटाना कामसिन को दे देता है। कामसिन उस गिफ्ट को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वैन की मेड वैन को प्यार से देख कर रही होती है। शायद उसे भी कोई गिफ्ट चाहिए होता है, लेकिन वैन उसके लिए एक भाला बना देता है, इसलिए वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर रात हो जाती है। वैन अकेला बैठकर गांव का फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है कि गांव को कैसे स्ट्रॉन्ग और सेफ बना सकता हूँ। अगली सुबह वैन एक नया एक्सपेरिमेंट करता है। वो अपने दिमाग में घर को इमेजिन करता है, वॉल्स, पिलर्स, रूफ, सब कुछ। धीरे धीरे जमीन से एक स्ट्रक्चर उठने लगता है और कुछ ही पलों में एक बड़ा और सुंदर सा बंगला खड़ा हो जाता है। ये देखकर वैन के दोस्त, एडवेंचरर और गांव वाले सब हैरान हो जाते हैं। आपको तब समझ में आता है कि वैन की प्रोडक्शन मैजिक सिर्फ चीजें बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे गांव का फ्यूचर बदलने की पावर रखती है। वैन सिर्फ कुछ ही पलों में पूरा नया घर बना देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 4 एलिमेंट मैजिक ही सबसे पावरफुल होती है, लेकिन कुछ का कहना यह भी होता है कि वैन की प्रोडक्शन मैजिक फिशरमैन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि फिशरमैन को वॉर नहीं, अच्छी लाइफ चाहिए होती है। और विलेजर भी इसी वजह से वैन को पसंद करने लगते हैं। वैन फिर बोलता है कि अगर कोई वुड ले आया तो वो और भी नए नए घर बना सकता है। बस फिर क्या था, नाइट्स और विलेजर जंगल से वुड कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। वैन सबसे पहले ली और ऑटो के लिए एक नया घर बना देता है, लेकिन तभी कुछ विलेजर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। कोई बोलता है, मेरे घर में बारिश हो रही है,
और कोई बोलता है मेरे घर की फ्लोर ही निकल गई है। ये सुनकर वैन समझ जाता है कि पूरा विलेज ही खराब कंडीशन में है। तब वैन एक डिसीजन लेता है। वो बोलता है चलो पूरे विलेज का ड्रामेटिक रिमॉडलिंग करते हैं। वैन एक स्क्वायर डिजाइन बनाता है। इस डिजाइन में 4 घर एक स्क्वायर शेप में अरेंज होते हैं और बीच में एक स्ट्रीट होती है। इससे विलेज ऑर्गेनाइज भी लगता है और सबके घर एक जैसे होते हैं। उसी टाइम में वैन अपनी मैजिक से पूरे विलेज नए घर बना देता है। विजिटर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो ड्रीम होम है। लेकिन वैन यही नहीं रुकता, वो फिशरमैन के घर के पास एक बाथटब भी बना देता है। वाटर मैजिक से बाथटब में पानी भरा जाता है और फायर मैजिक से पानी गर्म किया जाता है। इस तरह एक बाथ रेडी हो जाता है। विलेजर जब पहली बार उस बात को यूज करते हैं तो उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है। सब लोग बोलते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतना लग्जूरियस बाथ मिल सकता है। नेक्स्ट डे वैन एक और प्रॉब्लम नोटिस करता है। विलेज में प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, इसलिए विलेजर्स को रिवर तक जाना पड़ता है। तो वैन डिसाइड करता है कि रिवर से विलेज तक एक वाटर चैनल डिग किया जाएगा। सब लोग मिलकर डिगिंग स्टार्ट कर देते हैं। एस्पाडा एक बार में ही काफी मीटर डिगिंग कर देता है। मिस्टर डी खुद हाथ से डिगिंग करने लगते हैं और बाकी लोग वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और काम मुश्किल होता है, लेकिन सब मिलकर काम करते हैं। एक दिन और मेहनत करने के बाद फाइनली रिवर का पानी विलेज की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं वाटर वाटर। अब विलेज में परमानेंट वाटर सप्लाई आ चुकी होती है। लेकिन मैन एक और बात सोचता है, अगर हैवी रेन हुई तो पानी ओवरफ्लो हो सकता है। इसलिए वो विलेज के पीछे एक लेक बनाने का आइडिया देता है जो रिजर्वर को काम करेगी। अब विलेज में वाटर वे भी है और रिजर्वर लेक भी। विलेजर्स अब बिना टेंशन के पानी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वैन विलेज की डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है। वो सॉइल और रॉक को कंबाइन करके वॉल और स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर वो एक सिंपल बेस्टा डिफेंस वेपन भी बना देता है जिसमें एनिमीज पर अटैक किया जा सकता है। अब ये छोटा सा विलेज एक स्मॉल फोर्ट्रेस जैसा लग रहा होता है। कुछ टाइम बाद फॉरेस्ट में आयरन और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड मिलता है और उनके बीच एक बहुत रेयर ओर भी मिलता है, मिथरिल। वैन आयरन ओर को मेल्ट करके नई स्वॉर्ड बना देता है। जब नाइट्स उन स्वॉर्ड को देखते हैं तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये वेपन्स नॉर्मल स्वॉर्ड से काफी बेटर होती है। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अगर फॉरेस्ट में इतने रेयर ओर मिले तो हो सकता है कि वहाँ कोई डंजन हो। अगर डंजन मिल गया तो बहुत सारे एडवेंचरर्स, मर्चेंट्स और नाइट्स इस विलेज में आने लगेंगे। लेकिन अभी विलेज इतना बड़ा नहीं है कि इतने लोग को हैंडल कर सके। इसलिए वैन डिसाइड करता है कि पहले विलेज को और डेवलप किया जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। विलेज स्ट्रांग हो चुका होता है, वाटर सिस्टम रेडी होता है, वेपन्स भी बन चुके होते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और चिल्लाता है आर्मर लिजर्ड मॉन्स्टर रोड के दूसरी साइड से आ रहे हैं। सब लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ब्रिज रेज किया जाता है और गेट बंद कर दिया जाता है। वैन सबको देखकर कहता है मुझे फाइट करना पसंद नहीं और मैं नहीं चाहता कि कोई हर्ट हो। लेकिन फिर वो बोलता है लेकिन ये बैटल इस विलेज के सब लोगों की लाइफ के लिए जरूरी है। वैन कहता है कि वो अकेला सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो विलेजर्स से कहता है मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। और सब लोग एक साथ बोलते हैं चलो मिलकर इस विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं।